रासायनिक यौगिकों के सूत्र। रासायनिक यौगिकों के सूत्र। देखिए, जो अणु होता है उसके अवयवी परमाणुओं के संकेतों के रूप में अपन अगर व्यक्त करते हैं तो वो उसका रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये अणु है एक सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो यौगिक है वो किस किस अवयवी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो उनको उनकी संयोजकताओं के साथ प्रदर्शित कर दे अपन। सोडियम है तो इसका संकेत क्या हो गया, Na हो गया। कार्बोनेट जो होता है वो होता है C, कार्बन और ऑक्सीजन होता है इसमें, CO3 कार्बोनेट को बोलते हैं। अब यहां पे देखिए सोडियम की तो वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, ठीक है ना। CO3-2 होता है इसके ऊपर ऐसे आयन के रूप में। अब इनकी वैलेंसियों को क्रॉस करके लिख देंगे, यानी ये इसकी वैलेंसी तो इसके पास लिख देंगे और इसकी वैलेंसी इसके पास लिख देंगे। तो लिखिए Na, ये वैलेंसी आ गई 2 और CO3 की वैलेंसी कितनी है 1। तो 1 को चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, तो ये आपका यौगिक का रासायनिक सूत्र बन गया सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन एक चीज की और बात करते हैं, एक होता है मूलक, ठीक है ना। क्या होता है मूलक। देखिए, कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है, जिस पर धनावेश या ऋणावेश उपस्थित है उसे क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। तो इस आधार पर अपन इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग हो गया क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक, और दूसरा भाग हो गया अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक यानी जिन पर धनावेश होता है, इन पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अम्लीय मूलक, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो उस आधार पर जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्षारीय मूलक कहलाते हैं, जिन पे ऋणावेश होगा नेगेटिव चार्ज होगा वो अम्लीय मूलक कहलाते हैं। अब देखिए, क्षारीय मूलकों में एग्जाम्पल की बात करें, NH4+ है, अमोनियम आयन है, Zn+2 है, जिंक है, जिंक आयन है, फेरिक है, Fe3+, ठीक है। इसी टाइप से अगर अम्लीय मूलकों में बात करें जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात OH नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, SO4-2, अभी अपन ने CO3-2 लिखा, ये भी इसी में आएगा। तो इन पे देखिए आप नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये हो गए अम्लीय मूलक, इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गए क्षारीय मूलक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मूलक काम आता है अपने। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन देखिए क्या है कि कोई भी तत्व का द्रव्यमान दे रखा है, कोई भी मात्रा दे रखी है, तो उस मात्रा के अंदर किसी तत्व का कितना % है, ठीक है। मान लीजिए कि अपना ये एग्जाम्पल है CH4। अब इस मेथेन के अंदर कार्बन कितना % है, हाइड्रोजन कितना % है, वो ही क्या होता है प्रतिशत संगठन होता है। तो इसको हम निम्न सूत्र द्वारा अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं कि तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, ये जो प्रतिशत निकलता है वो द्रव्यमान का निकलता है, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है बटे
उस यौगिक का कुल द्रव्यमान, यौगिक का कुल द्रव्यमान का मतलब हो गया मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान इनटू प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए गुणा 100 करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से देखिए, आप समझिए कि अपन ने कहा, एग्जांपल है अपना CH4, इसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकालता हूं। कार्बन का 12 होता परमाणु द्रव्यमान, एक कार्बन है 12 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है, या 0 पॉइंट पूरा एग्जैक्ट मान लो तो 1.008 होगा। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो इसको हम गुना करेंगे 4 से, तो इसका मोलर द्रव्यमान कुल कितना आ गया? इसका आ गया 16.032 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। ये क्या आ गया? यौगिक का मोलर द्रव्यमान आ गया। अब अपन प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसमें हमें कार्बन का द्रव्यमान पता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का, सबसे पहले अपन कार्बन का प्रतिशत निकाल लेते हैं। प्रतिशत कार्बन का कितना है? तो देखिए, जिसका निकाल रहे हैं उसका परमाणु द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का परमाणु द्रव्यमान का मतलब है जिसका निकाल रहे हैं उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है इस यौगिक में? 12। तो 12 लिखेंगे अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना आया? 16.032 गुणा करो 100 से प्रतिशत के लिए। इसको अपन ने सॉल्व किया तो कितना आया? 74.85 प्रतिशत। अब अपन निकालना है हाइड्रोजन का प्रतिशत। तो या तो आप ये कर दीजिए, यहां से 100 में से ये माइनस कर दो तो हाइड्रोजन का आ जाएगा शेष, या फिर आप निकाल लीजिए इस यौगिक में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1.08 को 4 से गुणा करेंगे तो टोटल परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा इस यौगिक में 4.032 बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान 16.032 इंटू 100, तो कितना आ गया सोल्व करने पर? यह आ जाएगा 25.15%। तो किसी भी यौगिक के अंदर उस तत्व का जो द्रव्यमान का प्रतिशत है वो ही क्या कहलाता है? प्रतिशत संगठन। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसमें मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र ये है कि किसी भी यौगिक के अंदर जो परमाणु है उन परमाणुओं को एक सरलतम अनुपात में प्रदर्शित करें अपन, और फिर जो सूत्र बनेगा उसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये H2O2 है, ठीक है। क्या है ये? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणु सूत्र है ये, रासायनिक सूत्र कह दीजिए या अणु सूत्र कह दीजिए इसको। ये क्या है? अणु सूत्र है। अब इसको एक सिंपल रेशियो में बदलें। यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2। अब इसका एक सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। तो 1 तो ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका HO, क्यों भाई? हाइड्रोजन भी एक लेना है, ऑक्सीजन भी एक लेना है, तो HO। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणु सूत्र है और इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया ये HO, ठीक है। ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। H2O। H2O अणु सूत्र है किसका? जल का। जल का अणु सूत्र है ये। इसका सरलतम, इसका अनुपात कितना है? इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब इसको और सरल बदलो, तो क्या आप इसको और सरल बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। 2 1 ही रहेगा, ये इससे छोटा नहीं हो सकता। तो इसका 2 1 रहेगा, तो इसका 2 तो हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया, अर्थात ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। मतलब कि पानी का जो अणु सूत्र है वो ही उसका मूलानुपाती सूत्र भी
होता है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। C6H12O6 ये शर्करा का अणु सूत्र है। ठीक है, कितना अनुपात है यहाँ पे? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। 6 12 6 अनुपात है। इसको सरलतम अनुपात में बदलो, 6 एकम 6, 6 दूणु 12, 6 एकम 6, यानी 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये इसका हो गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो जो अणु सूत्र है, इस अणु सूत्र के अंदर ये जो परमाणु है, इन परमाणु को एक सरल अनुपात में बदलकर सूत्र बनाए तो उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। आगे बात समझे। टॉपिक है हमारा रस समीकरण मिति, स्टाइकोमेट्री। इसका मतलब क्या है? हिंदी में अगर बात करें शाब्दिक अर्थ की, रस और समीकरण यानी किसी भी समीकरण का रस, रस का मतलब है सार, सार मतलब उसका पूरा ज्ञान, उसके अंदर क्या क्या उपस्थित है। स्टाइकोमेट्री इंग्लिश शाब्दिक अर्थ बात करें तो ये स्टाइकोमेट्री शब्द जो है STOI स्ट्राइक्यो, स्ट्राइक्योन का मतलब होता है तत्व, और METRY मैट्री यानी होता है मापन, अर्थात तत्व का मापन। अब तत्व का मापन किस में? तो तत्व का मापन रासायनिक समीकरण में। तो रासायनिक समीकरण के अंदर उपस्थित किसी भी तत्व का मापन करें उसी को हम रस समीकरण मिति कहते हैं। क्योंकि एक जो रासायनिक समीकरण होता है जैसे कि C+O2 बना CO2, तो इस रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चलता है कि परमाणुओं की संख्या कितनी है इस समीकरण में। निकाल सकते हैं अपन, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 हैं। ये अणु की संख्या आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु की संख्या 1 बनी। अपन इनका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, समीकरण से हमें द्रव्यमान का भी पता चल रहा है। यहाँ पे कार्बन 1 है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कर लेंगे 32 हो जाएगा। तो CO2 जो है इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 32 12 44। ठीक है ना। तो हमें अणुओं की संख्या भी पता चलती है, अणुओं की संख्या पता चल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु बना है, 1 अणु बना है। तो एक रासायनिक जो समीकरण होता है उससे हमें परमाणुओं की संख्या, उनका द्रव्यमान, उन अणुओं की संख्या, ठीक है ना, कौन सा क्रियाकारक है, रिएक्टेंट, कौन सा उत्पाद है, प्रोडक्ट, इन सब का पता चलता है। इसे ही हम रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ही है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक, देखिए सीमांत यानी सीमा का अंत, और अभिकर्मक मतलब कोई पदार्थ, ठीक है ना, जिसके कारण से किसी भी प्रक्रिया का अंत हो जाए। देखिए, सीमांत अभिकर्मक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया पूरी होने पर पूरी तरह से काम में आ जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ जो भाग ले रहे हैं और कोई उत्पाद बनाते हैं, तो अब उत्पाद बनाने पर कोई पदार्थ जो सर्वप्रथम पूरी तरह से खत्म हो गया उसे ही सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालते हैं और होता क्या है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप चाय बना के लाएं, तो चाय के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? चाय पत्ती, पानी, चीनी, ठीक है ना। बेसिकली ये चीजें तो चाहिए ही चाय बनाने के लिए, और दूध, ठीक है, और इससे बनेगी आपकी चाय, साधारण चाय।
ठीक है, आप चाय बना रहे हो, मेहमान आए हुए हैं तो चाय बनाते गए, शादी में चाय बनती रहती है। अब आपकी जो प्रक्रिया है चाय बनाने की वो रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि अब आपके डब्बे में चाय पत्ती खत्म हो गई। ये चीज है, ये भी है, लेकिन चाय पत्ती खत्म हो गई है। तो अब आपकी क्या चाय बनेगी? नहीं बनेगी। यानी ये प्रक्रिया स्टॉप हो गई। किस कारण से? चाय पत्ती खत्म होने के कारण। तो इस प्रक्रिया के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि सीमांत अभिकर्मक कौन है, तो आप बोलोगे चाय पत्ती है, क्योंकि ये खत्म हो गई है। तो उसी प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ खत्म हो जाता है पहले, वो ही उसका सीमांत अभिकर्मक कहलाता है उस अभिक्रिया के अंदर। इसको कैसे निकालते हैं? तो अपन एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक। आपको दिया गया 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन, और इससे आप बना रहे हो पानी, यानी जल का निर्माण कर रहे हो H2O का। ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। आपके पास मात्रा है 3 ग्राम हाइड्रोजन की, 29 ग्राम ऑक्सीजन की, और जल बनाना है, सीमांत अभिकर्मक निकालना है। तो ये निकालने के लिए अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जल बनाने का जो रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो जल बनाने का संतुलित रासायनिक समीकरण होता है H2 प्लस O2 एरो 2H2O। ठीक है। अब यहां पे इस संतुलित समीकरण में कितना कितना ग्राम ऑक्सीजन है, कितना ग्राम हाइड्रोजन है और कितना ग्राम जल बन रहा है, ये चेक करते हैं। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। और इसमें निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और 32, ये हो गया 36। अर्थात 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 36 ग्राम जल बनाता है। जब अपन को ये पता चल गया कि 4 ग्राम 32 से क्रिया करके 36 बनाता है, तो अपन ये भी निकाल सकते हैं कि 3 ग्राम क्रिया करके कितना बनाएगा। देखो, 4 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया करता है कितने से? 32 ग्राम O2 से। तो 3 ग्राम कितने से करेगा, ये अपन निकाल सकते हैं। क्रिया करता है 32/4 इंटू 3 अर्थात 24 ग्राम O2 से। यानी 3 ग्राम हमारा क्रिया कर रहा है 24 ग्राम O2 से, 3 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है। हमें शुरू में कितना दिया गया था? हाइड्रोजन 3 ग्राम और ऑक्सीजन 29 ग्राम। अब 3 ग्राम हाइड्रोजन ने क्रिया कर ली 24 ग्राम O2 से, ऑक्सीजन से। तो अभी शेष जो है ऑक्सीजन बच गया है कितना ग्राम? 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम बच गया। परंतु 3 ग्राम हाइड्रोजन था, वो तो हमने पूरा काम में ले लिया। ऑक्सीजन शेष अभी बाकी रह गया। तो ऑक्सीजन तो शेष है, लेकिन हाइड्रोजन खत्म हो गया। अर्थात सीमांत अभिकर्मक कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया सीमांत अभिकर्मक, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। इसलिए हम अब आगे जल नहीं बना सकते, क्योंकि हाइड्रोजन 3 ग्राम हमारे पास था, जिसने 24 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, तो हाइड्रोजन खत्म हो चुका। ऑक्सीजन अभी भी शेष बाकी है, तो ऑक्सीजन के कारण से तो ये प्रक्रिया नहीं रुकी है, ये प्रक्रिया रुकी है हाइड्रोजन के कारण। इसलिए सीमांत अभिकर्मक भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। आगे बात समझ में?